जर्नलिज्म होता क्या है? सर आपने इतने सारे टेलीविजन के साथ काम किया, इतने सारे चैनल के साथ काम किया है, सिटी नेटवर्क, टेक वन टेलीविजन नेटवर्क, CNN न्यूज़ 18, फिर लेटेस्ट JK मीडिया था, और अब आपने खुद का प्लेटफॉर्म खोला है। तो क्या डिफरेंस है किसी और के प्लेटफॉर्म पे और अपने प्लेटफॉर्म में काम करने में? जम्मू से कोई ऐसा क्रिएटर है जो आपको लगता है कि ज़्यादा डिजर्व करता है? पर्सन है जिससे ऐसा मतलब विश लिस्ट में हो कि इससे बात करनी है, एक बार इंटरव्यू करनी है। सर एक बार हमारी ऑडियंस को आपका जो वो ट्रेडिशनल फेमस स्टाइल है उसमें इंट्रोड्यूस कर दीजिए। ट्रेडिशनल भी है और रिलीजियस भी है। Religious भी है। राम राम, सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे। सर आप एक जर्नलिस्ट हो, तो जर्नलिज्म होता क्या है? मतलब कि ये सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है, न्यूज़ दिखाना, या फिर इससे ब्रॉडर टर्म है बट लोगों को पता नहीं है? देखो, पहला तो मैंने बड़े सारे पॉडकास्ट किए और कई बार लोग हमें बुलाते हैं तो सवाल करते हैं ना, तो ये सवाल जो आपने किया ना, ये आज तक किसी ने पूछा नहीं मुझे। जर्नलिज्म एक बड़ी वास्ट टर्म है, ठीक है ना, जिसको आज लोग भूल चुके हैं। पत्रकारिता है क्या? पत्रकारिता का मतलब है कि अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं तो अपनी ऑडियंस तक पहुंचाएं। वो इन्फॉर्मेशन उस ऑडियंस के लिए जो है कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी ज़रूरी है, वो उस ऑडियंस को भी पता होना चाहिए और एक पत्रकार को भी पता होना चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ पहुंचा रहे हैं तो हमारी ऑडियंस में वो इन्फॉर्मेशन कैसे उन तक जानी चाहिए। ऐसा ना करें हम कि कोई ऐसे ही ऊट पटांग चीज़ें बता दे जिससे कि हमारी ऑडियंस में बैठे हुए घर में बेटियां भी होती हैं, महिलाएं भी होती हैं, तो बड़े सारे लोग होते हैं। तो जर्नलिज्म बेसिकली एक आर्ट है लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का, और हम वो काफ़ी सालों से कर रहे हैं। मुझे लगभग अब 25 साल हो गए हैं। कोशिश करते हैं लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। बड़े सारे तरीके हैं। पहले टीवी होता था, न्यूज़पेपर भी होते हैं। मैंने न्यूज़पेपर में कभी काम नहीं किया, मैंने टीवी पे ही काम किया है। और अब है सोशल मीडिया, जिसे हम डिजिटल मीडिया कहते हैं। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जिसे हम एक्स भी कहते हैं, हमारे वेबसाइट्स, इन सारे मीडियम से हम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, जो एक पत्रकार का दायित्व होता है, जो उसका कर्तव्य होता है। और सबसे बड़ा कर्तव्य एक पत्रकार का होता है कि हमारी ये ड्यूटी है कि हमें कभी कहीं पे कोई सिचुएशन ऐसी बनी हो जहाँ पर लोगों में प्रॉब्लम या क्योस मच रहा हो, तो हमें उस सिचुएशन को जो होता है थोड़ा ठंडा करना होता है, ना कि उस सिचुएशन में जाकर घी घी डाल दो आग में तो वो आग और झुलस जाए। वो किसी पत्रकार का काम नहीं होता। तो पत्रकार का काम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, और उस इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन के तरीके से ही पहुंचाना, सनसनीखेज बनाकर, या जिसका कोई मोटिव ही ना हो, कोई लॉजिक ही ना हो, तो लोगों तक पहुंचाना बाद में। वरना आप ही बोलते हो यार न्यूज़ तो कुछ और थी, ये बंदा कुछ और ही बोल रहा है। तो न्यूज़ के ही माध्यम से आप लोगों तक पहुंचे, वो है पत्रकारिता। तो सर आपने बोला आप 25 ईयर से काम कर रहे हो, मतलब आपने 15 साल की एज में कुछ काम स्टार्ट किया होगा? बिल्कुल, उस समय मैं 10th स्टैंडर्ड में था। तो वो क्या पैशन था या कोई मजबूरी थी कि आपको इतनी यंग एज में काम स्टार्ट करना पड़ा? बेसिकली क्या है कि ना, जो वो सिचुएशन थी, वो सिचुएशन मैंने बड़ी बारी सोशल मीडिया पे बताई भी है लोगों को। मेरे पिताजी एक ऑटो ड्राइवर थे। मैं बड़ा प्राउडली कहता हूँ कि आई एम ए सन ऑफ ए ऑटो रिक्शा ड्राइवर। तो बड़ा प्राउडली मुझे ये इसमें कहने में कोई शर्म महसूस नहीं होती है। तो उस समय पिताजी का ऑटो था, अपना ऑटो रिक्शा था। तो हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी ठीक, तो मुझे ज्वाइन करना पड़ा, एक एज ए जॉब ज्वाइन की मैंने। और मुझे क्या पता था कि वो मीडिया होगा। तो उस समय सिटी केबल चलता था। तो सिटी केबल उस समय रन करते थे मिस्टर अनिल गुप्ता जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, चमन लाल गुप्ता जी के बेटे। और उनके साथ है सुमंत सिंह जी। तो वहां पर मैंने काम शुरू किया। तो दैट वाज द इनिशियल टाइम व्हेन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब। और वो मेरी जॉब थी कोई लगभग 850 या 900 रुपया, 1000 रुपया सैलरी थी, इतनी थी। तो वो लगी थी, तो याद है मुझे आज भी। तो उस समय तो वो घर की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए मैंने जॉब स्टार्ट की थी। लेकिन पता ही नहीं चला कि 1 साल के बाद जब समझ आया कि इससे मीडिया होता है, मीडिया में ऐसा होता है, न्यूज़ पढ़नी, न्यूज़, कैमरा, लाइट्स, है ना, साउंड। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पैशन बनता गया। शुरुआत मेरी एज ए ऑफिस बॉय काम करते हुई है।
फिर मुझे कैमरा का इंटरेस्ट पड़ा तो असिस्टेंट कैमरामैन का काम मिल गया, कैमरे का ट्राइपॉड उठाना, लाइट्स उठाना, माइक्स उठाना। फिर कैमरा आहिस्ता आहिस्ता सीखा। बड़े सारे लोग आज जो कई बारी मीडिया में आके बोलते हैं कि ये आज हमारे साथ खड़ा नहीं होता, एक दो लोग हैं उन्होंने बड़ा रोना डाला एक दो बारी मीडिया में, तो ये वही लोग थे जिन्होंने मुझे कभी कैमरे को हाथ नहीं लगाने दिया। फिर भी मैंने माता रानी और भगवान शिव जी के आशीर्वाद से कैमरा सीखा। फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई असिस्टेंट कैमरामैन से। उसके बाद में टेक वन टेलीविज़न में मैंने काम किया मिस्टर देविंदर सिंह राणा जी के पास। आज वो हमारे साथ नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। 10 साल मैंने वहाँ पर काम किया, 9.5 साल। तो वहाँ से मैं असिस्टेंट कैमरामैन से प्रमोट हुआ कैमरा पर्सन, स्टूडियो कैमरा पर्सन। वहाँ पे मिस्टर संजय कपूर जी थे जिन्होंने मुझे कैमरा सिखाया। फिर उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई, वहाँ से मैंने जॉब छोड़ दी। वहाँ पर भी कुछ हुई थी बात, तो जॉब छोड़ दी मैंने। तो मैं चला गया दिल्ली। दिल्ली जाके सुना था कि न्यूज़ चैनल्स में काम मिल जाता है रिज्यूम देने से, आपकी जो आपका स्किल्स है उसको देखकर काम मिलता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत था। ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादातर काम सिफारिशों से मिलता था, जो मैंने वहाँ जाकर प्रैक्टिकली फील किया। रिज्यूम देता था हर चैनल में, कभी आज तक में, तो कभी जी न्यूज़ में, कभी इंडिया टीवी में। तो वो रिज्यूम बाहर जो सिक्योरिटी वाले होते थे वही उसी को डस्टबिन में डाल देते थे। फिर 1-1.5 महीना जब ऐसा किया, हर ऑफिस के चक्कर काटे, फिर मुझे लगा नहीं। फिर मैंने वहाँ पर छोटा मोटा कोई काम स्टार्ट कर लिया, क्योंकि सस्टेन तो करना था ना, दिल्ली में रहना था, घर से पैसे भी नहीं मांग सकता, घर को पैसे देने थे। तो कॉल सेंटर में भी काम किया 5-6 महीने सस्टेन करने के लिए, कि साथ साथ सैलरी का कुछ आ जाए तो फिर साथ साथ नौकरी भी ढूंढता रहूँगा। फिर वहाँ पर मिस्टर रशपाल दसगोत्रा जी मिले मुझे। उन्होंने मुझे डे एंड नाइट न्यूज़ चैनल में इंट्रोड्यूस किया। तो वो चैनल पंजाब बेस्ड था, चंडीगढ़ बेस्ड। तो वहाँ पर मुझे जम्मू आने का मौका मिला वापस। जम्मू में ब्यूरो ऑफिस था, तो वहाँ पे मैंने एज ए कैमरामैन जॉब किया। मेरे साथ मेरे रिपोर्टर मिस्टर दीपक खजूरिया, हमने इकट्ठे काम किया 4-5 साल। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे कैमरा के सामने आने का मौका मिला, और फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एज ए रिपोर्टर। तो बस उसके बाद U4U वॉइस चैनल था जिसमें मैंने 3-4 साल काम किया एज ए रिपोर्टर। तो आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने यहाँ पर मोबाइल पे जर्नलिज्म शुरू की थी। आज तो ढेर लगा हुआ है, लेकिन सबसे पहले अगर मोबाइल पे किसी ने रिपोर्टिंग की है तो वो मैं हूँ। U4U वॉइस में आप पिछला डेटा भी सारा निकाल सकते हैं। फर्स्ट वीडियो आपको U4U वॉइस पे मिलेगी, उसके बाद ही सारे पोर्टल्स आए हैं लाइमलाइट में। तो वहाँ पे काम किया, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग डोगरा पत्रकार के नाम से जानने लगे, डोगरा जर्नलिस्ट। उसके बाद लोगों का इतना प्यार मिला, लोगों के दिलों में जगह बनाई, उसके लिए मैं लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। फिर जेके मीडिया में काम करने का मौका मिला मुझे। 6 साल मैंने जेके मीडिया में भी काम किया। तो अब ना ये जो मेरा टेन्योर है ना, 8-9 साल कहाँ काम किया। कई लोग आपके पोर्टल में उन सबको टोटल करके करेंगे तो ये तो 35-40 साल बन जाते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि उस चीज की ट्रोलिंग में मत आप जाइएगा। ये जो मेरे ईयर्स ऑफ वर्किंग थे ना, इसमें कई ऐसी चीजें थी जो मैंने डबल इकट्ठे की हैं। तो U4U वॉइस के साथ एक चैनल पे और काम करता था, तो वो दोनों चीजें इकट्ठी करता रहा। तो ये मेरा सारा रहा है। उसके बाद अब मौका मिला, माता रानी के आशीर्वाद से हमने अपना एक चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है डोगरा पत्रकार। अभी इसको 2 साल हुए हैं, और 2 सालों में लोगों का इतना प्यार मिला है कि मैंने एक और चैनल स्टार्ट किया है, सनातनी पत्रकार। उसको अभी सिर्फ 5-6 महीने हुए हैं। उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ, ज़्यादा टाइम डोगरा पत्रकार पे करता हूँ, लेकिन उस पर भी करता हूँ। उस पर ज़्यादातर हमारी जो धर्म की वीडियोज़ होती है, हिंदू धर्म की, तो वो मतलब यात्राएं, मंदिर वगैरह वगैरह, तो वो हम उस पर दिखाते हैं। तो सर 15 साल के आशीष कोहली ने एज अ कैमरामैन काम करना स्टार्ट किया, और अभी एक आशीष कोहली फेमस एंड यू कैन से अपना खुद का प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं। तो थिंकिंग में क्या फ़र्क है 15 साल के आशीष कोहली में और आज एक सक्सेसफुल आशीष कोहली में? देखिए, आपने सक्सेसफुल कहा, तो मैं कभी भी ना अपनी लाइफ में ये नहीं बोलता कि वैसा किसी को ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि वो सक्सेसफुल बन गया। ऐसा नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है। अभी तो ये सिर्फ एक इनिशियल स्टेज है। जो लोगों को लगता है कि पता नहीं, जब मैंने जेके मीडिया से छोड़कर खुद से मैंने वहाँ पर रिज़ाइन देकर नया चैनल स्टार्ट करने का सोचा ना, तो बड़े लोगों ने सोशल मीडिया पे शोर डालना शुरू कर दिया, आशीष कोहली को निकाल दिया है, निकाल दिया उसको, ये है वो है।
मैंने कहा चल ठीक है यार, आपको अच्छा लगता है, अगर आपको खुशी मिलती है इस चीज़ से तो ठीक है, आप ही खुशी के लिए ठीक है। फिर जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया तो फिर बोलना कि नहीं नहीं नहीं, निकाला नहीं था, शायद इसने अपना चैनल स्टार्ट करना था तो अपने रिजाइन किया। मैंने कहा चलो, अब आपको इस बात से खुशी मिलती है तो आप इससे खुश हो जाओ। तो बेसिकली हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ना, लोग किसी को आगे बढ़ता देख नहीं सकते। सपोज आपने अपना ST अनफिल्टर्ड स्टार्ट किया तो लोग बोलेंगे क्या ये, क्या कर रहे हो, ये वो काम है। तो वो कभी नहीं बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छा काम है, आप आगे बढ़ो। आपके पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया, आपने मुझे बोला नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को ना सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि यार आज मैं इसको सपोर्ट करूंगा ये मेरे से आगे चला जाएगा। जितना आपने अचीव करना है वो आपकी किस्मत है, जो मैंने अचीव करना है वो मेरी किस्मत है, और जो थर्ड पर्सन ने अचीव करना है वो उनकी। तो हमें कभी ये नहीं सोचना है कि भाई मेरे काम करने से या उसके काम करने से वो मेरे से आगे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। सो 15 साल का जब मैं था और मैंने काम स्टार्ट किया, उस टाइम तो मुझे पता नहीं था कि भाई मतलब वो एक प्रोफेशन था बाय डिफॉल्ट। तो अब ये जो मेरा प्रोफेशन है, ये भाई मेरा आज का मेरा पैशन है ना। अब इसके बिना मतलब वो कहते हैं ना, शिद्दत है ये मेरी, मैं इसको करना है तो यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी कि मैं क्या करूँगा। तब मेरे माइंड में ये था मैं कैमरा मैन ही रहूँगा, मेरी लाइफ कैमरा मैन से शुरू होगी, कैमरा मैन पे ख़त्म होगी। तो उन दिनों बड़ा शौक था कि मैं बॉम्बे भी जाऊँ, मेरे को बड़ा शौक है था उस समय भी कैमरा करने का। मेरे काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स को, मेरे वीडियोज़ को अवार्ड भी मिला है। जब मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रहा था अपनी जर्नलिज्म की, तो मुझे चितगारा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से जो है अवार्ड मिला है, फर्स्ट अवार्ड मिला है फोटोग्राफी का। फिर आपके माइट कॉलेज से अवार्ड मिला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अवार्ड मिला। तो मेरे को बड़ा शौक था कैमरा का। बट फिर आगे पता लगा कि नहीं, कैमरा तो ठीक है, लेकिन कैमरा की दुनिया से अगर आप पब्लिक की सेवा करना चाहते हो तो आपको कैमरा से आगे आना पड़ेगा। सो वो मेरा एक स्टेप था जो मुझे लगता है कि भगवान ने एक मुझे प्रेरणा दी कि भाई तू कैमरे के आगे आ जा, भाई पीछे रह के कुछ नहीं मिलने वाला। पीछे रहकर आप लोगों को दिखा सकते हो, लेकिन लोगों के बीच में रहकर लोगों की उस पेन को पब्लिक या एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना, पब्लिक की पेन को गवर्नमेंट तक पहुंचाना, उसके लिए आपको कैमरा के आगे आना पड़ेगा। आया मैं, बड़ी सारी उस समय भी दिक्कतें आई, बड़े सारे लोगों ने तू तो कैमरा मैन है यार, तू नहीं कर सकता। जो कैमरा मैन होते हैं उनका काम कैमरा चलाना होता है, ये नहीं होता। लेकिन आज वही बोलते हैं कि यार आपने बड़ा अच्छा स्टेप लिया था। सो 15 साल के उम्र में उस समय इतना पता नहीं था कि मैं क्या करूंगा, लेकिन आज पता है। आज पता है कि 2 चैनल रन कर रहा हूँ, तो आने वाले टाइम पे 4 और करना का सोच रहा हूँ। लेकिन उसका एक पूरा एम है, उसके पीछे पूरा पैशन है, और वो करना है। और हर चैनल का एक ही जो उसका मोटिव होगा वो होगा पब्लिक की सेवा, वो हर किस्म की। उसके लिए ना कोई धर्म देखा जाएगा, ना कोई कास्ट देखी जाएगी, ना कोई उनकी सोसाइटी में उनकी क्या मतलब उनकी क्या स्टेज है, क्या स्टेटस है, वो नहीं देखा जाएगा। अपना मेरा धर्म हिंदू है, उसको मैं पूरे गर्व के साथ कहता हूँ, उसमें नहीं मैं चेंज होऊंगा। मेरे हर चैनल में आपको राम राम सुनने को मिलेगा, चाहे मैं हिंदू का इंटरव्यू करूँ या किसी का भी करूँ। लेकिन बाकी धर्मों का भी पूरा आदर है, उनके लिए भी काम करें। तो सर कैमरा के आगे आने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। तो आपने क्या-क्या सैक्रिफाइस किए थ्रू आउट द प्रोसेस? बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, सही बात है। लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि आपका काम करने के प्रति पैशन कितना है। एक तो पैशन होता है कि भाई ठीक है, मैंने सुबह काम करना शुरू हुआ, 6 बजे के बाद ना, 6 बजे के बाद फैमिली टाइम, 6 बजे के बाद मुझे घूमना है, मुझे मूवी देखनी है, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। एक होते हैं मेरे जैसे लोग जो कहते हैं कि 24/7 आपके लिए कोई वो टाइम नहीं है, उसी 24 घंटों में से फैमिली को भी टाइम देना है, अपने आप को भी टाइम देना है, और अपने काम को भी टाइम देना है। सो मेरे लिए 8 बजना या 6 बजना कोई मायने नहीं रखता है। मेरे लिए 6 बजना, शाम के 8 बजना मतलब है काम शुरू। लोग सोचते हैं काम खत्म, मेरा उस समय काम शुरू होता है। सो एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने पैशन को पूरा तरह से रखना है। और जो आपने सवाल किया उसमें सेक्रीफाइस बहुत सारे होते हैं। सबसे बड़ा सेक्रीफाइस होता है आपकी फैमिली, क्योंकि हर एक व्यक्ति अगर कुछ करता है, काम करता है, पैसा कमाता है, तो उसका मोटिव होता है कि वो अपनी फैमिली को फुल टाइम दे पाए। मैं सच में नहीं दे पाता हूँ। वाइफ कई बारी बोलती है कि भाई आपने
कभी घूमने भी ले जाया करो, कभी बेटी को भी घूमने ले जाया करो। तो हफ्ते में एक बार तो कम से कम जाना चाहिए। तो मैं 15 दिन में एक बार जाता हूँ, या कई बार महीने में एक बार जाता हूँ। तो कई बार अपने आप को फील तो होता है कि यार मुझे फैमिली को टाइम देना चाहिए, लेकिन उस फैमिली का क्या करूं जो मेरी ये पब्लिक है, जो मेरे 3,25,000 फॉलोअर होने वाले हैं, उनका मैं क्या करूं। 3,25,000 लोगों की भी तो सेवा करनी है ना। एक तो मेरी फैमिली है घर में, 5-6 लोग, जहाँ 4-5 लोग जितने भी हैं, उनके लिए तो मेरा फुल दायित्व है। लेकिन ये 3 लाख लोगों का मैं क्या करूँगा, उनकी भी तो मेरे लिए एक्सपेक्टेशंस है ना। तो मुझे उनके लिए भी पहुंचना पड़ता है। थोड़े दिन पहले की बात है, मैं घर पहुंचा 11 बजे। मैं रोज इतने बजे पहुंचता हूँ, तो 11 बजे पहुंचा, तो अभी घर पहुंचा ही था, अभी खाना ही खा रहा था, तो 11:15 पे कॉल आ गया हॉस्पिटल से कि ऐसे ऐसे बिश्ना का एक केस है, तो उनके फादर को किसी बेटे ने मारा है। तो मैंने वो स्टोरी भी की थी। 11:30 बजे पहुंचा ही हूँ तो जा रहे लगा, तो घर वाले बोलने लगे यार अभी तो तू आया है, सुबह से गया हुआ, तो अभी जा रहा है। तो वही सेक्रीफाइस है ना। तो मैंने कहा मेरे लिए पब्लिक ज़रूरी है, अगर मैं नहीं जाऊं तो वो फिर उनका मेरे लिए ट्रस्ट कम होता है। तो मुझे वो ट्रस्ट पूरा का पूरा रखने के लिए फैमिली को मेरे लिए सफ़र करती है। अब उसके लिए मुझे फैमिली को भी टाइम देना है। सबसे बड़ा सेक्रीफाइस यही होता है जो लोग शायद नहीं कर पाते हैं। जी। इसके अलावा कई ऐसे मेरे रिलेटिव्स हैं जहाँ पर मैं नहीं जा पाता हूँ। मेरी नानी जी का घर मैं बचपन में बहुत जाता था, आज कुछ साल में एक बार जाता हूँ, कभी राखी वाले दिन या भैया दूज वाले दिन। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। फंक्शंस कई जगह मैं जा पाता हूँ, कई बार वाइफ को कहता हूँ आप ही जाओ फैमिली के साथ, मैं नहीं जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें सेक्रीफाइस होती हैं। लेकिन जब आपकी पब्लिक आपके साथ हो, आप पब्लिक के लिए काम करते हो, तो फिर ये चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। सर आपने इतने सारे टेलीविजन के साथ काम किया, इतने सारे चैनल के साथ काम किया है, सिटी नेटवर्क, टेक वन टेलीविजन नेटवर्क, CNN न्यूज़ 18, फिर लेटेस्ट JK मीडिया था, और अब आपने खुद का प्लेटफॉर्म खोला है। तो क्या डिफरेंस है किसी और के प्लेटफॉर्म पे और अपने प्लेटफॉर्म में काम करने में? मैंने सिटी केबल में काम किया, मैंने टेक वन में काम किया, मैंने J&K गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में काम किया। इसके अलावा मैंने डे एंड नाइट न्यूज़ चैनल में काम किया, CNN IBN में काम किया। ये मैं बताना ही भूल गया आपको, दिल्ली में जॉब की थी मैंने लगभग 8-9 महीने। उसके बाद इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ मैंने काफ़ी काम किया हुआ है, प्रेस टीवी, APTN, एसोसिएट प्रेस, तो अल जजीरा के साथ काम किया, BBC के साथ काम किया। तो इन सब के साथ काम करने के बाद JK मीडिया के साथ भी काम किया। देखिए हर एक चैनल का ना एक अपना अपना होता है ना, आपकी वर्किंग क्या एरिया है, इस एरिया में आपने रहना है। तो कई बार ऐसा होता भी है कि हर चैनल की कोई ना कोई बाउंडेशन होती है कि भैया आपने इस दायरे से बाहर नहीं जाना है। तो वो दायरा कई बार इंसान को ना लगता है कि नहीं, मैं दायरे में रह के काम करने वाला आदमी नहीं हूँ। तो उस दायरे को तोड़ना पड़ता है, उस दायरे से बाहर निकलना पड़ता है। तो कई लोग होते हैं ना कि वो तो खुश रहते हैं कि ये दायरा ठीक है यार, इसी दायरे में रहेंगे हम, तो यस के साथ यस, नो के साथ नो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस दायरे में नहीं रह सकता हूँ। तो वो दायरा रहा मेरे साथ 20-25 साल, जब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया मैंने। लेकिन फिर उसके बाद लगा नहीं, अब समय आ गया है कि अब अपनी बाउंड्रीज को खुद तय करना है। तो अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाना है, और अपनी बाउंड्रीज के लिए कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो मेरी बाउंड्रीज को कम करे। तो मुझे अपनी बाउंड्रीज को खुद तय करना है। तो मैंने कहा जी अपना चैनल स्टार्ट करते हैं। अपने चैनल में आज जो भी मुझे रन करना है अपनी मर्जी से करता हूँ, किसी का कोई स्टेक नहीं है। कोई ये नहीं बोल सकता कि भैया आपने ये नहीं चलाना, वो नहीं चलाना। तो जो मेरा मन है, जो मेरी पब्लिक चाहती है, मैं उस हिसाब से करता हूँ, और उसमें हमें किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो जर्नलिज्म कोर्स है ना, जब कभी आप कभी पढ़ो जर्नलिज्म, तो हमारे जर्नलिज्म में कहते हैं कि ना, जैसे 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, जर्नलिज्म है। तो पत्रकारिता में क्या हो गया था कि उन 4 पिलर्स के ऊपर एक और शख्स आके बैठ गया था, बड़े बड़े बिजनेसमैन, मतलब बिग टाइकून्स ना। तो वो सारी चीज़ों को रेगुलेट कर रहे थे, मीडिया भी उन्होंने रेगुलेट करना। तो मुझे ऐसा लगता था नहीं, मीडिया को जो रेगुलेट करेगा वो एक जर्नलिस्ट ही होगा। मीडिया का कोई अंबानी, अदानी ये रेगुलेट नहीं कर सकते। वो बिजनेसमैन है, उनको अपना बिजनेस करना है, मेरे को उनमें कोई लेना देना नहीं, वो क्या बिजनेस करते हैं। लेकिन एक जर्नलिज्म को अगर कोई रेगुलेट करेगा तो वो एक जर्नलिस्ट करेगा। अब उस जर्नलिस्ट की क्या आइडियोलॉजी है
वो उसको देखना है। लेकिन एक मीडिया हाउस को अगर कोई रेगुलेट कर सकता है तो वो एक जर्नलिस्ट ही कर सकता है। गवर्नमेंट करती है इन्वॉल्व जर्नलिज्म में? नहीं, गवर्नमेंट ने क्या इन्वॉल्व करना है, गवर्नमेंट कोई इन्वॉल्व नहीं होती है। हाँ, हम वो एक जर्नलिस्ट को देखना है कि आप गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनको किस तरह से पब्लिक तक लाएंगे। हाँ, अगर गवर्नमेंट आपको लगता है कि सही काम नहीं कर रही है तो हमें वो भी बोलना है। रिसेंटली नीट पेपर लीक हुए तो आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी, मैंने उसमें कहा है कि भैया अगर नीट पेपर लीक हुए हैं तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट है उसको अपनी अकाउंटेबिलिटी सेट करनी चाहिए। उन सभी ऑफिसर्स, उन सभी ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर घास गिरनी चाहिए जो लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ तक कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान भी इसमें इन्वॉल्व है तो उसको भी इस्तीफा लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस पूरे इशू में मोदी जी खुद देख रहे हैं, तो अगर उनको लगेगा कि भैया धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से गलती हुई है तो उसका तो इस्तीफा होना चाहिए। क्योंकि जो यूथ है, जो बच्चे इतने नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, और नीट आपको पता है डॉक्टरी प्रोफेशन ऐसा है जहां पर हम ना डॉक्टर्स हो गए, आपके आर्किटेक्ट्स हो गए, जो मेन नेशन बिल्डर्स हैं, उनके लिए आप बिल्कुल भी कोताही नहीं बरत सकते। आप किसी आर्किटेक्ट या किसी इंजीनियर की काम में देख लोगे, भाई कोई सिफारशी आ गया जिसने कोई इंजीनियरिंग की नहीं, उसका बनाया हुआ पुल तो गिरेगा ना। जब वो पुल गिरेगा तो कितने लोगों की मृत्यु होगी। और अगर कोई सिफारशी डॉक्टरों में घुस जाएगा कोई, और जिसने कोई डॉक्टरी पढ़ी भी नहीं होगी, सिर्फ सिफारिश के दम पे आया होगा, तो वो कहाँ पेशेंट को बचा पाएगा। तो ये कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जहां पर आपको ईमानदारी चाहिए, आपको वही बच्चे चाहिए जो बच्चे उस प्रोफेशन के लिए सेट हैं। तो गवर्नमेंट को क्वेश्चन भी करना है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बताना भी है। अगर मोदी जी ने 12 साल अपने टेन्योर में ये अच्छे काम किए तो वो भी बताने हैं, और अगर उसके अंदर नीट पेपर लीक हुआ तो हमने वो भी बताना है। तो सर इंडिया में हम्म। अभी आपके हिसाब से जर्नलिज्म की क्या स्टेट है? क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आनी चाहिए? देखिए, जर्नलिज्म में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, इस ये चीज़ बोलने के लिए मैं बड़ा अभी छोटा हूँ। मतलब मेरा प्रोफेशन इतना बड़ा नहीं, इतने इतने बड़े धुरंधर पत्रकार बैठे हुए हैं, तो वो सभी लोग बता सकते हैं। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज़ लगती है कि जो एक पत्रकार है ना, जब वो किसी चीज़ को बताता है लोगों के बीच में, तो वो पहले उस चीज़ को खुद भी परखे कि भाई मैं जो बताने जा रहा हूँ उसका इफेक्ट क्या होने वाला है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल कोट करता हूँ। जो एक बड़ा इंसिडेंट हुआ अंजना ओम कश्यप वर्सेस खान सर, हाँ जी। है ना, तो आपको लगता है कि क्या एक पत्रकार को उस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था एक एजुकेशनलिस्ट के लिए? ठीक है, वो एजुकेशनलिस्ट का जो भी इशू, जो भी कंसर्न चल रहा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उस एजुकेशनिस्ट ने कितने बच्चों को पढ़ाया, और एजुकेशन जहां पर एक बिजनेस बन गया, एक माफिया बन गया, उन्होंने उस एजुकेशन को कितना एक गरीब आदमी के लिए भी अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स रन किए कि भैया अगर आपके पास 300 रुपया भी है तो आप भी 12वीं की पढ़ाई पूरी कर सकते हो मेरे चैनल पे। जरूरी नहीं है कि आपको 50,000 रुपया देकर कोर्स खरीदना पड़ेगा, आप 300 रुपया, 500 रुपया, 900 रुपया भी कोर्स खरीद सकते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन में एक जर्नलिस्ट ऐसी बात करता है तो आपने देखा पूरे इंडिया के अंदर कितना इसका देखने को मिला, और ऑटोमेटिकली उस जर्नलिस्ट को भी बाद में लगा कि भाई मैंने गलत किया, हालांकि अभी तक उसने माना नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें होती हैं। तो बीइंग ए पत्रकार हमें बड़ी सारी चीजों को देखना चाहिए, और मैं अपने ऊपर, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मैं अपनी बात करता हूँ। कोई क्या कर रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ। अगर हमसे कभी, क्योंकि शब्द है ना, कहते हैं ना कि शब्द एक बार मुंह से निकल जाए तो वो वापस आना बड़ा मुश्किल है। तीर कमान से निकल जाता है तो वो वापस थोड़ी आता है, वो कहीं ना कहीं तो लगेगा ना। तो वही है हमारे शब्द, नाप तोल कर बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं, कोई भी खबर आती है तो 10 मिनट लेट जरूर बोलूंगा, लेकिन उसको पूरी तरह से परख के अपने सोर्सेज से वेरीफाई करके लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि किसी तक गलत चीज ना पहुंचे। तो बीइंग ए पत्रकार हमें अपनी क्रेडिबिलिटी को सबसे पहले देखना है कि आपकी इंफॉर्मेशन कितनी क्रेडिबल है, आपकी इंफॉर्मेशन से लोगों को नुकसान तो नहीं होता। अभी देखो ना कितनी खबरें हैं, मेरे को बड़े सारे लोग बोलते हैं बड़ी खबरें आती हैं, जब आपकी खबर आती है तो हमें विश्वास आता है कि भाई ये सही है। ये मैंने बड़ी बारी सुना है। अब इसके लिए मैं माता सरस्वती जी का आशीर्वाद समझूंगा कि उनकी, क्योंकि माता सरस्वती हमारी जो वाणी की माता कही जाते हैं ना, वाणी, जी। आपकी वाणी,
तो माता सरस्वती जी का जिन पे आशीर्वाद होता है उनकी वाणी पे भी आशीर्वाद जाता है। तो ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि लोगों में ये एक विश्वास है मेरे पे कि भाई आशीष कोहली ने बोला है तो भाई सही होगा। बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो जब बाकी चैनल्स चलाते हैं कि भैया छुट्टी हो गई, तो जब मैं बोलता हूं तो लोग नीचे लिख रहे होते हैं हाँ अब हमें कंफर्म हुआ कि सही है। सो आपको अपनी बातों में, अपनी जो आप बोल रहे हो, आपका जो नैरेटिव है जो आपने लोगों में रखना है, उसमें इतनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी चीज़ें इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि वो लोगों को विश्वास आपका बनाए। तो एक जर्नलिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज़ ही ये होती है कि आपकी बोली हुई बात के ऊपर वो कैसे विश्वास करते हैं। तो उतनी ही आपकी बात के अंदर पावर होनी चाहिए, आपकी इतनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। सर सोशल मीडिया का ज़माना है, आपने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कितने लोगों को हेल्प की है अपनी न्यूज़ से, तो सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट रहा है जर्नलिज्म पे जब से सोशल मीडिया आई है, अच्छा या बुरा? सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा है। देखो हर चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव होता ही है ना। अगर चीज़ें पॉजिटिव तरीके से आ रही है तो नेगेटिव तरीके से भी आ रही है। अब आप देखो सोशल मीडिया से कितनी इंफॉर्मेशन आती है। प्रधानमंत्री जी पढ़ाई पे चर्चा करते हैं, फलाना बंदा आ रहा है वो अपने बारे में बता रहा है, लोगों में कितने चीज़ें चेंज हो रही हैं। बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर अपनी अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, उससे कितने आने वाले एस्पायरेंट्स की लाइफ में चीज़ें चेंज होती हैं ना। तो सोशल मीडिया अच्छा है, जर्नलिज्म में बड़ी हेल्प की है। जो खबर आपको एक दिन बाद मिलती थी वो आज आपको फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स मिलती है, जिसका हम इंतज़ार करते थे कि भाई अखबार आएगी कल सुबह तो हम पढ़ेंगे। आज वो टीवी में रात को 8 बजे न्यूज़ आती थी, अब 1 घंटे के बाद न्यूज़ अपडेट होती है। आज फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स आपको फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे न्यूज़ मिलती है। तो एक तो इन्फॉर्मेशन फास्ट हुई है, लोगों तक चीज़ें पहुंच रही हैं जल्दी। प्रधानमंत्री जी ने कोई बात कहनी होती है तो वो 1 मिनट में सोशल मीडिया में आके कहते हैं, लोगों तक पहुंच जाती है। पहले क्या होता था, टीवी में कहते थे 2 घंटे 3 घंटे तक बात पहुंचती थी, आजकल फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स चीज़ें पहुंचती हैं। लेकिन नुकसान भी बड़ा है। नुकसान क्या है, सोशल मीडिया को गलत चीज़ों में भी इन्वॉल्व किया गया है। आपके ओटीटी प्लेयर्स, आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्या लोगों में दिखा रहे हैं, कितना गाली गलौज, कितना ऐसे ऐसे सीन्स जो पहले सेंसर बोर्ड मूवीज में चीज़ें आपकी कट करते थे, आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स खुलेआम दिखा रहे हैं। बच्चों पे उसका क्या असर पड़ता है, छोटी बच्चियों पे क्या असर पड़ता है। छोटे बच्चों के सामने आप कोई सोशल मीडिया पर चीज़ें नहीं देख सकते, अनयूजुअल्स ऐड आ जाती हैं। तो कितना नुकसान तो है, फ़ायदा भी है। लेकिन इस सोशल मीडिया का फ़ायदा और नुकसान हमें कैसे लेना है ये हमें देखना है। मैं छोटी सी आपको एक एग्जांपल कोट करूंगा समय रैना की। बहुत बड़ा कॉमेडियन है, इतना बड़ा कॉमेडियन है कि हम वहां तक पहुंच भी नहीं पहुंच पाएंगे। आज मिलियंस में उसके फॉलोअर्स है, पैसा खूब कमा रहा है। लेकिन ऐसे पैसे का, ऐसे व्यूज का क्या करना कि आप एक माँ बेटा बहन वो बैठ के एक शो ही ना देख पाए। क्या करना है ऐसे व्यूज का। बड़ी अच्छी बात एक दो लोगों ने बोली, जैसे वो एक और कॉमेडियन है, उसको बड़ा ट्रोल किया उसने, तो उसने बोला भाई ठीक है आप बड़ी अच्छी कॉमेडी करते होंगे, अपने फादर और मदर के साथ बैठ के अपनी कॉमेडी देख सकते हो। देख सकता है क्या? नहीं देख सकता, कोई नहीं देख सकता। समय रैना को अच्छा लगता है कि उसके वो बी ग्रेड जोक्स या मतलब डार्क कॉमेडी लोग देखें, हंसे, ठहाके मारें एक दूसरे के ऊपर, फिर वही जोक्स क्रैक करें। लेकिन क्या अपने घर के अंदर ऐसी कोई चीज देख सकता है? नहीं देख सकता। मेरे साथ मेरी बेटी है, छोटी बेटी है, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो ऐसे लोगों के शो देखे। और ऐसे लोगों को प्रमोट कौन कर रहा है? कपिल शर्मा जैसे लोग, जिसे लोग देखते हैं। ठीक है भाई आप अपने शो की व्यूअरशिप देखो, लेकिन कम से कम एक शो बंद हुआ, इंडिया गॉट टैलेंट, क्यों बंद हुआ? कितना नॉनसेंस चलता था उसके अंदर। अब एक और कॉमेडियन पिछले दिनों परिणीत मोरे, उसका भी नया इशू खड़ा हुआ, वो कोई बिरयानी वाला, आपने देखा होगा। अब क्या हम अपनी बेटियों की, बहुओं की या माताओं की ऐसी बेइज्जती सहन कर सकते हैं सोशल मीडिया? तो सोशल मीडिया अच्छा है, लेकिन कुछ चीजें बुरी भी है। उन चीजों को हमने फिल्टर करना है। उन चीजों को कैसे अपने फैमिली तक ना पहुंचने दिया जाए, वो फिल्टर हमें खुद करना है। तो अच्छी चीजें भी हैं तो बुरी भी हैं। सर जम्मू से कोई ऐसा क्रिएटर है जो आपको लगता है कि ज़्यादा डिजर्व करता है? क्रिएटर
क्रिएटर बहुत सारे हैं, आप किस क्रिएटर की बात कर रहे हैं आप? कोई भी यूट्यूब पे या फिर कोई जर्नलिस्ट चाहिए है। आप दोनों के लिए बोल रहे हैं? बिल्कुल। अगर आप कुछ देखिए, मैं अच्छा या बुरा किसी को नहीं कहूंगा, मैं इतना जरूर कहूंगा, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी क्रिएटर्स हैं, मेरी एक छोटा सा मैसेज है उनके लिए। देखिए, बड़े कम लोग होते हैं जो किसी को सपोर्ट करने के लिए कहते हैं। मैं ओपनली आपके ST अनफिल्टर्ड में ये कहूंगा, हर व्यक्ति को सपोर्ट करें। छोटा इन्फ्लुएंसर है, बड़ा इन्फ्लुएंसर है, छोटा क्रिएटर है, बड़ा क्रिएटर है, सबको प्रमोट करें। हमारा एक लाइक, एक शेयर, एक फॉलो कोई किसी को नुकसान नहीं देता। मैं अभी अपने फोन से आपका चैनल सब्सक्राइब किया ना, तो मेरे कोई पैसे नहीं कटे ना। आप किसी का चैनल सब्सक्राइब करोगे तो पैसे कटेंगे, कभी नहीं। किसी को कोई 1 रुपया नहीं देना है किसी को फॉलो करने का, सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का, बस एक साथ। और यही साथ हमारे जम्मू के इन्फ्लुएंसर्स, हमारे क्रिएटर्स को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने कंटेंट में ऐसा कोई भद्दा कंटेंट मत डालिएगा, कोई ऐसा कंटेंट मत डालिएगा जो परिवार एक साथ बैठ के ना देख पाए। आपका कंटेंट हर व्यक्ति देख पाए। अब मेरी कोई न्यूज़ होती है ना, हर व्यक्ति आराम से बैठ के देखता है। अब कहीं ऐसी भी आती है, ओहो यार क्या आ गया, फैमिली बैठी हुई आएगा, लेकिन हमारी न्यूज़ को कोई ऐसा नहीं कहेगा। ये मैं नहीं कहता कि मैं ही ऐसा हूं, बड़े सारे लोग हैं। लेकिन आप अपना कंटेंट ऐसा बनाएं कि पूरा परिवार उसको एक साथ बैठ के देख पाए। माँ अपनी बेटी के साथ बैठ के देख पाए, पिता अपनी बेटी के साथ बैठ के देख पाए, भाई और बहन दोनों इकट्ठे बैठ के देख पाए। तो ऐसा कंटेंट बनाइए। तो ये मेरी सभी कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, फूड ब्लॉगर्स, ट्रैवल ब्लॉगर्स, कॉमेडियंस, स्टैंड अप कॉमेडियंस, कि आप बनाइए, खूब सारा बनाइए। समय रैना जी को भी मैं सपोर्ट करता हूँ, आप बनाइए समय रैना जी, अच्छा अच्छा कंटेंट, अच्छी अच्छी कॉमेडी कीजिए, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा। वैसे मेरी सपोर्ट की आपको क्या ही जरूरत है, आपका मिलियन ऑफ सपोर्टर्स है। लेकिन एक एक बूंद बूंद से ही सागर बनता है। हुआ था ना एक बारी वो सलमान खान का, याद है आपको, बिग बॉस में? जी। तो सीधे 1-2 मिलियन सीधे डाउन आ गए थे। तो बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो आप अच्छा कंटेंट बनाइए समय रैना जी, आपके साथ सारी पूरा भारत खड़ा होगा। आप नेटफ्लिक्स पे आने वाले हैं, तो आप अपने इंडियाज गॉट टैलेंट 2 के अंदर कोई ऐसा कंटेंट मत डालिएगा कि वन वाली हालत हो, है ना? वन वाली हालत ना हो, अच्छा कंटेंट डालिए, परिवार एक साथ बैठ के देखे। कपिल शर्मा का शो भी देखते हैं, उसकी भी कॉमेडी में कई चीजें नहीं अच्छी होती हैं, लेकिन वल्गर तो नहीं होती ना। तो वल्गर कंटेंट को दूर रखिए, अच्छा अच्छा कंटेंट डालिए। आपके कंटेंट से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। और जम्मू के जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैं उनको ये कहूंगा, आपके कंटेंट से किसी को नुकसान ना हो, किसी के बिजनेस को बढ़ोतरी मिले, तो ये जरूर कीजिए। सर, जैसे आप बच्चों को सपोर्ट करते हो, जैसे वेदर खराब में या फिर आपकी आती की छुट्टियां, तो कभी ऐसा हुआ है आपकी खुद की बेटी ने बोला हो कि पापा छुट्टियां बढ़वा दो? अभी मेरी बेटी स्कूल ही नहीं जाती। अच्छा। अभी मेरी बेटी बिल्कुल 3 साल की है, तो उनको भी हमने स्कूल डालना है। मेरी वाइफ ने जरूर बोला, मेरी वाइफ बोलती है कि भाई काश जब हम स्कूल जाते थे ना, तब भी आप ऐसे बोलते होते ना कि भाई बच्चों को छुट्टियां डलवा दो। तो मैंने कहा हाँ, ऐसा होता तो चलो आपको ही फायदा हो जाता। लेकिन बड़े सारे लोग मुझे बोलते हैं कि भैया हम जब बचपन में थे तब एक कोई ऐसा जर्नलिस्ट होता जो हमारी छुट्टियों के लिए बोलता, तो शायद तब हमें छुट्टियां मिल जाती। लेकिन अब जैसे जैसे बड़ी हो जाएगी बेटी, उसको पता चल जाएगा कि भाई पापा ही है जो बोलते हैं छुट्टियों के लिए, तो वो ही बोलेगी। लेकिन देखिए, यहाँ बात छुट्टियों की आती है ना, बड़ी बारी लोग, अच्छा सवाल किया आपने, बड़ी बारी ना कई लोग लिखते हैं उस पर, भाई आप हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे, पढ़ने दो, ये करो। मैं आपकी इस पॉडकास्ट में एक बाजू कहना चाहूँगा, जो बच्चों की छुट्टियों की बात है ना यार, मैं इसलिए नहीं बोलता कि वो पढ़े ना, मैं छुट्टियों की जब भी बात करता हूँ साथ में यही बोलता हूँ, बच्चों आपने घर में बैठ के पढ़ना भी है, पढ़ो आप। लेकिन बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन आप बचपन से ही क्यों शुरू करते हैं? कश्मीर में 2.5 महीने की छुट्टियां, जम्मू में आप 1 महीने की छुट्टियां देते हैं। अब आप यहाँ तो मुझे बता दीजिए जम्मू में गर्मी नहीं पड़ती, यहाँ बोल दें कि यहाँ सर्दी होती है। अगर यहाँ सर्दी ज्यादा होती है तो सर्दियों की छुट्टियां बढ़ा दें, ठीक है ना? अगर चलो सर्दी नहीं होती, कश्मीर में बर्फ पड़ती है, तो जम्मू में गर्मी पड़ती होगी ना, तो भाई गर्मियों की छुट्टियां क्यों नहीं देते? कश्मीर में गर्मियों की भी छुट्टियां पड़ेंगी, सर्दियों की पड़ेंगी, हमारे अपने बच्चे हैं, अच्छी बात है। अगर उनको भी छुट्टियां नहीं पड़ेंगी मैं तब भी बोलूंगा। लेकिन जम्मू में बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों?
हालांकि इस बार मुझे बड़ा अच्छा लगा, बिना बोले ही इन्होंने 1.5-2 महीने की छुट्टियां दे दी, वरना हमें बोलना पड़ता है हर बारी। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन क्यों बच्चों के साथ? बच्चों के साथ बचपन से ही आप डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दोगे? तो छुट्टियां होनी चाहिए बच्चों को भी पता चले, उनको छुट्टियों में नानी का घर, दादी का घर पता चले, मासी का घर पता चले, असाइनमेंट्स घर में बैठ के होमवर्क कैसे किया जाता है वो किया जाए, उनको घर में बैठ के आप छोटी छोटी असाइनमेंट्स दो, ऑनलाइन पढ़ाओ, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, लेकिन उनका हक कभी मत। तो बच्चों के हक के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ, कोई भी जर्नलिस्ट खड़ा हो या ना खड़ा हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं आशीष कोहली बच्चों के साथ, यूथ के साथ, अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ, एस्पायरेंट्स के साथ हमेशा खड़ा हूँ। सर आज के टाइम पे काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो अभी जर्नलिस्ट बनना चाह रहे होंगे, तो आज के टाइम पे जर्नलिस्ट बनने का प्रोसेस क्या है? बहुत अच्छा सवाल। ये उन बच्चों के लिए भी है जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए, और उनके लिए भी है जो जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले पढ़ाई, पढ़ाई जरूर करनी है। बिना पढ़ाई के आप ये मत सोचिए कि भाई माइक पकड़ लेंगे तो हम जर्नलिस्ट बन गए। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 12th आप लोग बैचलर्स कर सकते हैं जर्नलिज्म में। जम्मू कश्मीर के बाहर भी कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। JNK में भी आपको जम्मू में भी कोर्स मिल जाए, गांधी मेमोरियल कॉलेज है, वो BA करवाता है। सॉरी, अगर आप लोग ग्रेजुएशन आपने किया है तो आफ्टर ग्रेजुएशन आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं मास्टर्स। मैंने भी मास्टर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया है। MA इन जर्नलिज्म आप कर सकते हैं, न्यू मीडिया। उसके अलावा आपको जम्मू यूनिवर्सिटी 1 साल का कोर्स करवाती है आफ्टर ग्रेजुएशन। आपको जो है और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको कोर्स करवाती हैं जो JNK से बाहर भी हैं। हमारे पड़ोसी बिल्कुल हिमाचल में एंड पंजाब में जर्नलिज्म के कोर्स आप कर सकते हैं। तो जो भी हमारे यूथ चाहता है कि वो जर्नलिस्ट बने, तो प्लीज़ फर्स्टली वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे और जर्नलिज्म में पढ़ाई ज़रूर कीजिए। अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते तो आप इग्नो में 1 साल का डिप्लोमा कर दीजिए, जो डिस्टेंस एजुकेशन से आप कर सकते हैं। मैंने वो भी किया हुआ है, वो कर सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो फोटोग्राफी में डिप्लोमा कीजिए, मैंने वो भी किया हुआ है। अगर आप सिनेमेटोग्राफी करना चाहते हैं, आप सिनेमेटोग्राफी में डिप्लोमा कीजिए, मैंने वो भी किया हुआ है। तो ये सारे कोर्स करने के बाद आप जो है अपने आप को एक जर्नलिस्ट या फिल्म टेक्निक्स में या फिल्म प्रोडक्शन में, पोस्ट प्रोडक्शन में, डिजिटल क्रिएटर बनना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, ये आप कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि मैंने ये कोर्सेज किए हुए हैं क्योंकि मुझे बहुत शौक था कि कल को आप जैसे युवा मेरे को पॉडकास्ट पे बुलाएंगे और बोलेंगे आशीष जी आप बोल तो रहे हो कि सबको करने के लिए, आपने किया? तो मैं ऐसे आगे पीछे गर्दन करूं या आपको ये बोलूं ये सवाल काट देना, तो वो अच्छा नहीं है। आज मुझे कोई पूछता है जर्नलिज्म की, हाँ मैंने की है। मैंने इग्नो से 1 ईयर का डिप्लोमा किया है। मैंने MA इन जर्नलिज्म की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। मैंने फोटोग्राफी का डिप्लोमा किया, सिनेमेटोग्राफी का किया हुआ है, साउंड में एडिशनल कोर्स किए हुए हैं। तो ये कोर्सेज अगर आपने किए होंगे तो आप हक से कह सकते हैं, फकर से कह सकते हैं कि भैया मैंने जर्नलिज्म की है, आप भी जर्नलिज्म कीजिए। तो जो लोग पत्रकार हैं भी, मैं उनको भी कहूँगा कम से कम डिप्लोमा एक कर लेना चाहिए, ताकि कल को कोई पॉलिटिशियन ही पूछ ले, बड़े सवाल करे करना जर्नलिज्म कितनी दी है, तो फिर आगे से वो बोलेगा नहीं कितनी दी है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपके लिए एक अच्छा है, आपकी एजुकेशन जो है बिल्डअप होती है, आपकी एजुकेशन जो है बढ़ती है, तो पढ़ाई ज़रूर कीजिए। और बाकी जर्नलिज्म के अंदर एक अपने हमेशा अपने ज़मीर को जिंदा रखिए। किसी भी पत्रकार का ज़मीर मरना नहीं चाहिए। रात को जब वो पत्रकारिता करके अपने घर में जाए तो अपने आप को जब आईने में देखे ना, तो उसको आंखें ना चुरानी पड़ जाए, यार आज मैंने इस बंदे के खिलाफ न्यूज़ की और उस दूसरे बंदे ने मुझे इतने पैसे दिए थे, मेरे को आंखें आगे पीछे करनी पड़े। नहीं, ब्लैकमेलिंग ना आपने की हो, किसी को नाजायज़ तंग ना किया हो। आपकी वजह से किसी को नौकरी मिलनी चाहिए, किसी की नौकरी जानी नहीं चाहिए। सर आपकी लाइफ की कोई ऐसी स्टोरी है जिसको करने के बाद लगा हो कि ये करनी ही थी, और ऐसी कि ये क्यों की? मेरी लाइफ की ज़िंदगी में मुझे एक ऐसी स्टोरी जो हमेशा याद रहती है, वो है उस समय मैं U4U वॉइस में काम करता था। तो उस समय हमारे जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बड़ी सिचुएशन ख़राब होती थी, अब तो थोड़ी फिर भी सुधरी है। तो वहाँ पर मैं किसी को कुछ किया था, मैं मैक्सिमम महीने में 2 चक्कर हॉस्पिटल के ज़रूर मारता हूँ कि कोई प्रॉब्लम में हो तो हेल्प कर सके। तो मैं गया हुआ था, तो मैंने लिफ्ट का एरिया है लास्ट में अंदर जाके, जहाँ पे नेस्कैफे है उसके आगे आप जाएंगे, तो जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं वार्ड्स की, वहाँ पे एक व्यक्ति देखा, वो नीचे लेटा हुआ था, तो थोड़ी सी कंबल था उसके ऊपर। तो
तो मैं 1 घंटा आधा घंटा देखता रहा ये है क्या। फिर मैंने किसी को पूछा तो मैंने कहा, वो कहते हैं ऐसे ही जी, पता नहीं इधर ना कोई आया नहीं है, तो मर मुर गया था। मैंने कहा ऐसे कैसे मर गया, सांस ले रहा है वो बंदा, तो पता चल जाता ना कि सांस ले रहा है। मैंने कहा किसने कहा आपको मर गया। हमने वहाँ पे वीडियो बनाई, जो मैं कर सकता था। सबसे पहले वीडियो बनाई और बताया भाई ये देखो इसकी ये हालत है। फिर अपने साथ कुछ लड़के लिए, उनको बुलाया और उसको उसको पूछा, पानी शानी पिलाया। तो इतनी देर में सारी एडमिनिस्ट्रेशन आ गई हॉस्पिटल की। तो उसी टाइम आई, उन्होंने देखा न्यूज़ चल गई, अब हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई है। उन्होंने फटाफट उसको कपड़े शपड़े चेंज किए, अच्छी सी चादर बिछाई, लटाया, उसको बेड पे ले गए और उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। बाल शाल उसके बहुत बढ़ चुके थे, उसको पता नहीं कहाँ कहाँ कुछ कीड़े पड़ गए थे। फिर उसको सारा सफाई की, बाल काटे, सब कुछ किया। तो उसके बाद वो बंदा बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर उसके बाद उसके साथ कोई था नहीं, तो उसको कहीं पे छोड़ा जहाँ पर वो वृद्धाश्रम है या जहाँ पर अननोन लोग रहते हैं जिनके साथ कोई नहीं होता है, तो वहाँ छोड़ा। तो मुझे वो बड़ी खुशी हुई कि जो व्यक्ति शायद 1 घंटा बाद देखते तो वो मर जाता या उसकी सांस बंद हो जाती, तो वो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि हमारी एक न्यूज़ से उस बंदे की जान बची। ऐसी एन नंबर ऑफ स्टोरीज हैं, लेकिन ये स्टोरी मेरे को हमेशा याद रहती है कि इस स्टोरी ने बड़ा कुछ, मतलब मुझे लगता है कि हमारे हॉस्पिटल्स में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की। फिर कोरोना में जो हमने काम किया, कोरोना में रोज़ 50-50 डेथ्स होती थी। तो बैक साइड जहाँ मॉर्चरी है वहाँ पर ना वो जो ताबूत होते हैं ना डेड बॉडी डालने वाले, उसकी उसका काम शुरू हो गया। तो एक बंदे ने अपना काम ही शुरू कर दिया। वो कहने लगा वाह यार 50 बंदे मर रहे हैं, मैं तो ये 100 बना के इनको दूंगा। तो उसका काम शुरू हो गया कि भैया मेरा बिजनेस चल रहा है, यहाँ पे बंदे मर रहे हैं। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा यार ये तो गलत बात है। तो हमने न्यूज़ बनाई, मैंने कहा ये कौन सा तरीका हुआ, आप डेथ्स को रोक नहीं पा रहे, यहाँ ताबूत बनाई जा रहे हो। तो उसके नेक्स्ट डे ही वो डेथ्स जो है 50 से 25 हो गई, फिर 15 हो गई। उस ताबूत वाले का तो काम बंद हुआ, लेकिन लोग बचना शुरू हो गए। तो ऐसी कई सारी न्यूज़ हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट नहीं था यहाँ पे, हमने बार बार न्यूज़ करके वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगाया, आज भी ऑक्सीजन प्लांट है। हमारी न्यूज़ है वो सोशल मीडिया पे पढ़ी, आप देख सकते हैं। तो ऐसी कई सारी न्यूज़ है। कई ऐसी न्यूज़ है, कोई ऐसी स्टोरी है जिसके बाद खुशी नहीं दुख हुआ हो? दुख हुआ हो, ये क्यों कर दिया? ऐसा तो कोई याद नहीं आ रही, लेकिन ये है कि दुख होने वाली कई स्टोरीज होती हैं। इसलिए नहीं कि वो की तो बाद में दुख हो रहा, नहीं। क्योंकि मैंने कभी किसी की, यार मैं कभी अपनी अपनी जर्नलिज्म से किसी की नौकरी पे नहीं बात आ रहा था। हाँ, कोई बड़ा ही क्रिमिनल माइंड का बंदा हो तो उसको तो हम देख लेते हैं, लेकिन कि कोई ऐसे किसी की नौकरी चले जाए, हाँ उसको फ़ोन करके उसको बोल देंगे भाई ये गलत कर रहा है, ऐसे मत कर, कोई देख लेगा तो तेरी नौकरी चल जाएगी। अगर तो वो सुधर जाता है तो ठीक है, नहीं सुधरता तो फिर करनी पड़ती है कभी कोई न्यूज़। लेकिन थ्रेट्स? आपने जो सवाल किया जी। कि आपकी न्यूज़ से आपको दुख हुआ, तो न्यूज़ कई सारी ऐसी न्यूज़ें हैं जिनके बाद दुख होता है। इसलिए नहीं कि मैंने उसकी न्यूज़ की, इसलिए कि उसकी स्टोरी में बंदा इतना इन्वॉल्व हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों की न्यूज़, जिनके अभी मैंने की थी, एक बच्चा था छोटा सा ना, लड़की है, उसके दिल में छेद है, 3 महीने की बच्ची है, पैसा नहीं है घर वालों के पास। हमने न्यूज़ की, पैसा तो मिल रहा है, लेकिन उस न्यूज़ को करने के बाद 1-2 घंटे में इससे मैंने बात नहीं की। तो लगा कि भाई देखो, भगवान इतने छोटे से बच्चे को भेजता है तो उसके दिल में सुराख है। तो कई बार ऐसी चीज़ें इमोशनल कर देती हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कोई न्यूज़ की हो तो मुझे दुख हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन फ्लोट हो जाती है तो हम उसके लिए बाद में बोल देते हैं भाई गलत इन्फॉर्मेशन थी। तो बाकी ऐसा तो कभी कोई थ्रेट्स आता है आपको किसी से? थ्रेट्स तो यार बहुत है। थ्रेट्स तो अब ऐसा लगता है कि यार इतनी हो गई है कि मैं कभी सोचता ही नहीं उनके बारे में। कई सारी थ्रेट्स थी जो हमें मिली हैं। कई बार 1-2 लोगों ने, मैं यहाँ पे काम कर रहा था विक्रम चौक ब्रिज के ऊपर, तो पुल के ऊपर से नीचे मंदिर है, वहाँ पे खड़े होके कर रहा था काम। तो ऊपर से किसी ने पत्थर मारा, रात का टाइम था, पत्थर मारा। तो मैंने ऊपर देखा तो बोलने लगा कि कराता हूँ तेरे से पत्रकारिता, बड़ा पत्रकार बना हुआ जान है। के मारे पत्थर। तो उसके बाद वो भाग गया, फिर हमने पुलिस को बताया। बट ऐसे कई सारे इंसिडेंट हैं। एक बारी एक और जगह है हमारे जम्मू की, वहाँ पर गए, अब जगह नहीं बताऊँगा, जगह बताऊँगा फिर कई लोगों को तकलीफ हो जाएगी। तो वहाँ पर गया, तो वहाँ पर बंदा आया, तो पास से निकला ज़ोर से स्कूटर लेके, बाइक लेके, तो गालियाँ निकालता हुआ निकल गया, देख लेंगे तेरे को, ये है वो है। तो फ़ोन तो कहीं आते हैं, इंटरनेशनल कॉल्स आती हैं, बाहर से लोग धमकियाँ देना, ये वो तो चलता रहता है। तो आप जब काम करोगे तो ये चीज़ें होंगी आपके काम से,
और ख़ास करके जब आप नेशन के लिए काम करोगे, अपने धर्म के लिए काम करोगे, जब आप ब्लंटली बोलते हो कि भैया राम राम सनातन धर्म की जाए, तो बड़े लोगों को तकलीफ होती है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी और धर्म को बोलूँ ना, अपने धर्म के लोगों को तकलीफ होती है। कहाँ किसी को पसंद है कि भैया आप ऐसे बोलो, नहीं लोग पसंद करते हैं। बड़े सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे अपने ही धर्म के, उन्होंने बोला भाई तू राम राम बोलेगा तो भाई मुश्किल हो जाएगा जर्नलिज्म में। मैंने कहा क्या मुश्किल होगा, 25 साल तो हो गए, अब और क्या मुश्किल होगा। बड़े सारे रहे हैं ऐसी चीज़ें। बट मैं लोगों से यही कहूँगा कि भाई अपने धर्म को जितना हो सके आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा दें, अपने बच्चों को मंत्र उच्चारण करना सिखाएं, हनुमान चालीसा ये बच्चों को सिखाएं, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, रामायण के बारे में बताएं। नहीं पढ़ा सकते तो टीवी में दिखाएं, महाभारत के बारे में बताएं, धार्मिक जगहों पर लेके जाएं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इंडियाज गॉट लैटर्न जैसी चीज़ें होंगी, या फिर बाकी जैसे वाहियात लोग आपको जोक्स क्रैक करते हुए नजर आते हैं, तो आपको भी बच्चे उन चीज़ों पे कूल कूल बनते फिरेंगे। तो वो कूल थोड़ी होते हैं, फूल होते हैं, बट उनको समझ नहीं आता। तो आप अपने धर्म को फॉलो करें, धर्म को आगे बढ़ाएं। हर धर्म, मैं नहीं कह रहा कि आप अपना धर्म, जो सिख हैं वो अपने सिखिज्म को बढ़ाएं, जो मुस्लिम्स हैं वो अपने इस्लाम धर्म को बढ़ाएं, जो क्रिश्चियंस हैं वो अपने क्रिश्चियनिटी को बढ़ाएं। हर एक अपने धर्म को बढ़ाएं। लेकिन मैं अब हिंदू हूं तो मैं अपने धर्म की बात करूंगा, लेकिन बाकी धर्म भी उनको अपने हिसाब से अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। और हमारे धर्म वालों को तो ज़्यादा जरूरत है हिंदुओं को कि भैया हिंदू धर्म की शिक्षा दो। बाकी धर्म वाले अपना काम कर रहे हैं, अपने धर्म की शिक्षा आप नहीं कर रहे, तो हमें खुद करना है। सर आपके काम में एक जो तरीका है, मतलब कि आप छोटी सी छोटी न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है दिखाना वो दिखाते हो, ये नहीं देखते कि कोई छोटा बड़ा, नहीं, ये है कि आप हर एक, अगर किसी गांव में आपको जाना पड़े न्यूज़ रिपोर्ट करने तो आप वहाँ भी जाते हो। तो प्रोसेस क्या होता है और रिसोर्सेज? प्रोसेस और रिसोर्सेज में यार क्या है कि देखो, एक तो हो गया आपके पास न्यूज़ आई तो आपने उसको देखना है कि भाई पहले क्रॉस वेरीफाई करना है, ठीक है। ऐसा नहीं ना हो कि भाई किसी ने बोला मुझे जी ये बंदा तंग कर रहा है, सपोज आपको बोला ये मुझे तंग कर रहा है, तो ये नहीं ना मैं जाकर वो फटाफट इसके खिलाफ न्यूज़ कर दूँ। मैं पहले पता तो करूँ आपको ये तंग कर रहा है, क्यों तंग कर रहा है, क्या पता आपने पहले इसको तंग किया हो तो ये आपको तंग कर रहा हो। तो क्रॉस वेरीफाई आपको करना है न्यूज़ को करने से पहले। उसके बाद आपको अपने सोर्सेज को से पता करना है कि भैया, दो बंदों के बाद एक तीसरे से भी पता करना है कि भैया ये कुछ चल रहा है, सही है। फिर वो सारी चीज़ें करके आपको स्पॉट पे जाना है, उस स्पॉट पे जाकर उस चीज़ को रिपोर्ट करनी है। तो आपकी रिपोर्टिंग बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए, वो किसी भी एक पार्टी की तरफ बाइस्ड नहीं होनी चाहिए, आपकी रिपोर्ट्स अनबाइस्ड होनी चाहिए और उस पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ताकि आपकी न्यूज़ से किसी को दिक्कत ना हो। अभी जो मैंने आपको बिश्नाह वाली न्यूज़ बताई, एक पिता को बेटे ने मारा, तो उसमें मैंने पता किया पहले कि ये सही भी है। भाई फैमिली जो कह रही है कि बेटे ने, क्योंकि कई बार सुनने में बड़ा अटपटा लगता है ना कि यार बेटा बाप को थोड़ी मार सकता है, लेकिन जब ऐसा केस हुआ है तो पता किया मैंने पुलिस स्टेशन में, उन्होंने कहा कि पहले भी 4 बार उस बेटे के खिलाफ इन्होंने कंप्लेन दी है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर ये फैमिली ठीक कह रही है। तो ये चीज़ें आपको क्रॉस वेरीफाई करनी है, स्पॉट पे जाना है। उसके बाद मेरी जो मैक्सिमम न्यूज़ होती है स्पॉट पे जाकर होती है। मैं, हाँ, आपकी पंजाब की न्यूज़ होगी तो मैं जम्मू से कर देता हूँ, लेकिन जम्मू की जो मेजर न्यूज़ें होंगी मैं वहीं जाके करता हूँ, उस स्पॉट पे जाकर, अगर लगता है कि वो करना है। वरना बाकी कहीं सारे अपने दोस्त पत्रकार लोग हैं वो जाते हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन दे देते हैं। सर कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करते हैं। फेम या मनी? दोनों ही नहीं। फिर आप क्या चूज करते हो? लोगों का विश्वास, ट्रस्ट। यूट्यूब या टीवी? टीवी। ट्रूथ या पॉपुलैरिटी? ट्रुथ। ट्रूथ ऑफ कोर्स। सक्सेस या पीस? पीस। तो आपके हिसाब से सक्सेस जब होता है इंसान तो उसको पीस नहीं मिलती? सक्सेसफुल लोग भी तो पीस ढूंढने के लिए बड़ी बड़ी दूर जाते हैं ना। आप कई बार देखते हैं इतना सक्सेसफुल बंदा है फिर भी वो जा रहा है, भाई प्रेमानंद जी महाराज जी आपके चरणों में आ गए। तो जब आपके पास पीस आ गई तो सक्सेस आपके साथ है। बीजेपी या कांग्रेस? पब्लिक। सर अगर आपको एक दिन के लिए हम प्राइम मिनिस्टर बना दें तो आप क्या क्या चेंजेस लाओगे, क्या काम करोगे आप? यार पहली बात तो यह कि मैं इतनी दूर की नहीं सोचता हूँ एक दिन के लिए कोई प्राइम मिनिस्टर। इस समय हमारे मोदी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ही इज़ ए ग्लोबल लीडर
एंड देश का नेतृत्व बड़े अच्छे हाथों में है, एक पावरफुल, एक स्ट्रांग पर्सन के हाथ में है, जिसका पूरा विश्व इस समय डंका हमारा चल रहा है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें चेंज करनी हो तो मैं एक एजुकेशन सिस्टम और एक मेडिकल एंड हेल्थ, इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ। एक एजुकेशन, यहाँ का प्राइवेट स्कूल्स माफिया बंद होना चाहिए, पढ़ाई हो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में, इतने अच्छे गवर्नमेंट स्कूल बन जाएं कि प्राइवेट की जरूरत ही ना पड़े। हर सरकारी मुलाजिम, हर आईएएस अफसर, हर जेकेएएस ऑफिसर, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर, उनके बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। और दूसरा, हॉस्पिटल्स। ठीक है, इंश्योरेंस कवर से हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री इलाज मिल जाता है, लेकिन इंश्योरेंस भी तो सस्ती नहीं होती ना, इंश्योरेंस भी महंगी है। हमारे बड़े गरीब लोग हैं जो इंश्योरेंस तक नहीं करवा पाते हैं। तो एक गरीब आदमी के लिए एक वीआईपी उसे मेडिकल सिस्टम मिले, मैं इस पे काम करना चाहता हूँ। तो मेरे दो प्रायोरिटीज़ हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन, इन दोनों पे काम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हर देश की हर सरकार को इस पे काम करना चाहिए। सर लास्ट 10 साल से जम्मू में ऐसे क्या चेंजेस हैं जो आपको लगता है नेसेसरी थे और आए? 10 सालों में जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर, दोनों की बात करते हैं हाँ ना, जी। ऐसे बोलेंगे खाली जम्मू की बात करता है, कश्मीर की बात नहीं करता। जम्मू और कश्मीर के अंदर जो चेंजेस आए हैं, वो हम ये देखेंगे कि पहले तो हमारे यहाँ की रोड कनेक्टिविटी देखो कितनी अच्छी हुई है, काम चल भी रहा है। बाकी मेडिकल सिस्टम में सुधार हुआ है। इसके अलावा जो डिजिटल इंडिया आने के बाद हमारे कई सारे ऐसे काम, कई सारे ऐसे दफ्तर जो डिजिटल हुए हैं, उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। आज पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कहा जाता था भाई इतनी करप्शन है, आज करप्शन, आज मैं नहीं कहूँगा ख़त्म हुई है, लेकिन काफ़ी हद तक कम हुई है। तो ये चीज़ें JNK में ठीक हुई हैं। 370 ख़त्म हुआ, 2 झंडे होते थे, आज यहाँ पर भी एक ही झंडा है, भारत का झंडा है। 2 कॉन्स्टिट्यूशंस होते थे, आज एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी चीज़ों में चेंज आया है, और चीज़ों में और कई सारी जगह चेंज आना चाहिए, खास करके हमारे जम्मू में। वो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी मोदी सरकार और सेंटर में बैठी हुई और JNK में NC गवर्नमेंट हमारे जम्मू के टूरिज्म के ऊपर काम करे। कश्मीर में तो कितना टूरिस्ट जा रहा है, कितने लोग जा रहे हैं, अच्छी बात है, और जाएं, लेकिन हमारे जम्मू में भी आए। जम्मू में टूरिस्ट सर्किट बनाया जाए। पत्नी टॉप जैसी एरिया में मैगी के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है ना, और कोई चीज़ मिलती मैगी के अलावा? नहीं मिलती, मैगी ही मिलेगी। तो ऐसी जगहों में अच्छे अच्छे कैफेज हों, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हों, लोगों को खाना मिले टाइम पे, लोगों को रहने के लिए जगह मिले, तो ये चीज़ें हो। नत्था टॉप, इनको डेवलप किया जाए। सुरीसर, सनासर, हमारा डोडा इतना सुंदर है, किश्तवाड़, पुंछ कितना सुंदर है, राजौरी कितना सुंदर है, बसोली बनी कितना सुंदर है, और हमारा बटोत कितना सुंदर है, आपका किश्तवाड़ कितना सुंदर है। ये सारे एरियाज को डेवलप किया जाए ताकि हमारा जो जम्मू है, यहाँ पर टूरिज्म के हिसाब से लोग आए, यहाँ पे लोगों का जो है इकोनॉमिक स्टेटस और बढ़े। सर अकॉर्डिंग टू यू, बोलो बोलो। आपके अकॉर्डिंग एट दिस टाइम जम्मू की यूथ के लिए सबसे बड़ा डेंजर क्या है? जम्मू की यूथ के लिए सबसे बड़ा डेंजर इस समय, एक तो यूथ को जो जॉब्स के लिए दरबदर हैं कि भाई जॉब्स होनी चाहिए, लेकिन मेरा थोड़ा सा यहाँ पर एक थोड़ा सा अपना नज़रिया भी है कि जॉब्स तो ठीक है, हमें जॉब्स चाहिए हैं, अच्छी बात है, लेकिन आज का समय आ गया अब कि भाई अब आप अपने अपने स्टार्टअप्स के बारे में सोचो। जैसा आपके स्किल्स हैं उस पर स्टार्टअप में जाओ। देखो, सरकार ने जो काम करना है वो सरकार ने करना है, हर सरकार अपने तरह से काम करेगी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हम कब तक यही वेट करते रहेंगे नौकरियां आए नौकरियां आए? आप एक छोटी सी बच्ची की आपने वीडियो देखी, हमने भी की थी, हमारे और भी ब्लॉगर्स ने की। वो वैशाली लड़की है, तालाब तिल्लो में उसने अपना कार्ट शुरू किया है, छोटी सी लड़की है, 20-22 साल की होगी। उस बच्ची ने भी तो प्रधानमंत्री जी का लोन लिया और अपनी एक कार्ट शुरू कर दी। इतने लोग आते हैं उसके पास खाने के लिए। वो भी तो बोल सकती थी नो जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है, ये है वो है, सोशल मीडिया पे लिखती रहे लिखती रहे लिखती रहे। उसने भी तो काम शुरू किया। तो काम अपना सा स्टार्टअप शुरू करो। मैं यूथ को यही एक रिक्वेस्ट करूंगा,
कि जॉब्स को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर मैं आपके साथ हूँ, आपका साथ दूंगा, आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन फिर भी स्टार्टअप शुरू कीजिए, यूट्यूब चैनल्स बनाइए। ये देखो बच्चों ने ST अनफिल्टर्ड बना लिया, तो इनके माइंड में भी कुछ आया, आज बनाया है। आज इनके जितने भी सब्सक्राइबर हों, आने वाले 5 साल के बाद कहाँ पर होगा अगर इसको आप ये कंटिन्यू करते रहें, तो ये भी एक स्टार्टअप है। तो ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में सोचें। सरकार आपके बारे में सोच रही है, लेकिन आप भी अपने बारे में खुद सोचिए। अब मैं एक चैनल में काम करता रहा कितने साल, अच्छी भली मेरी नौकरी थी, मुझे कोई परेशानी नहीं थी, तनख्वाह मिल रही है, मुझे किसी चीज़ में कोई रोक टोक नहीं थी, खूब काम करता था, दफ्तर से अप्रिसिएशन मिलती थी, JK मीडिया से। मेरे बॉस को मेरे पे इतना ट्रस्ट, मेरे बॉस हमेशा मेरे को अप्रिशिएट करते हैं, आज भी करते हैं, सुभाष चौधरी जी। तो मुझे कोई परेशानी थोड़ी थी, मुझे किसी ने बोला थोड़ी कि भाई तेरे को हम भाई निकाल रहे हैं, तू अपना भाई बोरिया बिस्तर उठा, बिल्कुल नहीं कहा। अब लोग क्या बोलते हैं उनको छोड़ो आप ना, मेरे को पता ना मेरा क्या काम करने का स्टाइल है। तो मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। क्यों स्टार्ट किया? मेरा भी था मन कि भाई अपना एक स्टार्टअप हो, अपने स्टार्टअप में मेरे साथ कुछ लोग हों, वो भी काम करें। आज मेरे साथ एक एडिटर काम करता है, एक वेबसाइट अपलोडर काम करता है, एक छोटे छोटे कंटेंट में आपकी हेल्प, मेरी हेल्प करता है। तो 2-3 लोगों को मैं ज़्यादा तो नहीं दे पाया, लेकिन छोटी छोटी जो मैं सैलरी दे पा रहा हूँ, दे रहे हैं। आज 3 हैं, 2 साल के बाद 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, एक अपना भी ऑफिस होगा। तो ये सारी चीज़ें आप जब सोचोगे तभी करोगे। तो यूथ के लिए मेरी यही है कि भाई अपने स्टार्टअप्स के बारे में सोचें, अपने आप को बिल्कुल भी अनसक्सेसफुल ना माने। जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जो भी आपके स्किल्स हैं, उसको यूटिलाइज करें। जहाँ पर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे, आप मुझसे सजेशन ले सकते हैं, अपने बड़े भाइयों से ले सकते हैं, और लोगों से ले सकते हैं जिनको आपको लगता है कि आप उनको मेंटोर समझते हैं, जो लोग सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। तो अभी आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? अभी फ्यूचर गोल्स तो यार कुछ यही चल रहा है। अभी तो डोगरा पत्रकार चलेगा, सनातनी पत्रकार चलेगा, और आगे आने वाले टाइम में सोच रहा हूँ 1-2 और चैनल स्टार्ट करूँ जिसमें एक एंटरटेनमेंट भी हो। एंटरटेनमेंट इसलिए करना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा लोगों को एक एंटरटेनमेंट फील्ड, और अगर मैं कुछ एंटरटेनमेंट की न्यूज़ इस चैनल में करता हूँ तो उनको वहाँ शिफ्ट करूँगा, ताकि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की तरफ भी लोग जाएँ। तो उसके अंदर एंटरटेनमेंट वगैरह थोड़ा दिखाएंगे। जल्दी ही हो सकता है इसी साल हम एक स्टार्ट करें चैनल। तो है, ये एक फ्यूचर का गोल है। बाकी देखो आगे माता रानी क्या करती है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि आप मेहनत करते रहो, फल की इच्छा मत करो। तो हम कुछ नहीं होते कुछ सोचने वाले, भगवान ने सब कुछ सोच के रखा है कि उन्होंने क्या करना है। हम लोग तो ऐसे ही अपने आप को बस अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है। भगवान ने सोच के रखा हुआ है, तो बस आप उस रास्ते पे चलते जाओ, सच के साथ, निडर होकर और ईमानदारी के साथ। कोई ऐसा पर्सन है जिससे ऐसा मतलब विश लिस्ट में हो कि इससे बात करनी है, एक बार इंटरव्यू करना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सर जब मिला हमने बहुत बार उनसे, हाँ जी, हाँ जी। उनकी स्पीचेस कवर की हैं, उनकी रैलीज कवर की हैं, काफ़ी सारी, जम्मू में भी की हैं, जम्मू से बाहर भी की हैं। लेकिन शौक है कि एक 1-to-1 इंटरव्यू करना उनका। सर जब हमने बलदेव सर से बात की थी तो उन्होंने बोला था कि आजकल जम्मू में ड्रग्स का बहुत बढ़ रहा है। तो आपको कभी ऐसा कुछ न्यूज़ आई है या फिर आपने कुछ ट्राई किया है? बिल्कुल, ड्रग्स का बहुत ज़्यादा इस समय हमारे जम्मू में इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। यूथ हमारा ड्रग्स में काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। मेरी तो रिक्वेस्ट है यूथ से कि भाई आप ड्रग्स से दूर रहिए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में, आपकी जान पहचान में कोई बच्चा है या कोई लड़का है, कोई लड़की है जो आपको लगता है कि ये ड्रग्स लेते हैं, उनको सोसाइटी से ना बाइकआउट नहीं करो। कई बार लोग ना ये नशेड़ी यार, जना गल नहीं करनी है, ऐसा नहीं। जब आप ऐसा करोगे ना, 2 किस्म के हैं। एक तो हो गया यार अच्छी अच्छी घरों के लोग नशे में जा रहे हैं, एक हो गए जो जिनका काम ही है ड्रग पैडलर्स है, उनकी बात नहीं मैं कर रहा, जो नशा बेचते हैं या जो हैं ही, जो इस फील्ड, जो इस चीज़ में बड़ा इन्वॉल्व हो चुके हैं। जो लोग बेचारे घर में अच्छे भले थे लेकिन ड्रग्स में चले गए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको आप बिल्कुल भी सोसाइटी से दूर मत करें, उनको आप अपने साथ
समझाएं, उनकी काउंसलिंग करें, उनके परिवार को बोलें कि भाई आप अपने बच्चे की ये चीज़ छुपाओ मत। आज आप छुपाओगे तो कल कोई पता नहीं क्या डेंजरस मोड़ ले ले। ये एक स्टोरी मैं करने गया तो एक माँ बाप, उनके बच्चे की डेथ हो गई ड्रग्स से। तो उन्होंने बड़ा बोला जी गलत चीज़ है, ये है वो है। मैंने उनको सवाल किया, मैंने कहा आपको क्या, जब वो बच्चा ड्रग्स लेता था आपको नहीं पता था? तो कहने लगे हाँ पुत्र पता ही। तो मैंने कहा आपने उस टाइम क्यों नहीं उसको काउंसिल किया या उसको किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में नहीं भेजा? शर्मांदही लोग क्या आखनगे, मल्लेदारी च क्यों ना, साढ़ी रिश्तेदारी है उन्हें क्या आखना। मैं क्या हून जिसले बच्चा चली गया हून केह् होया, नहीं गलती हो गई उसले शायद थोड़ा अगर उसे समझाए दा होंदा या किसी दी कोलों पुछया होंदा एडवाइस ली होंदी, शायद बच्चा बची जाता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को छुपाइए मत, लोगों से हेल्प लीजिए। अगर आपको लगता है आपका बच्चा इन्वॉल्व हो गया है, उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में छोड़िए। आप जो लोग एनजीओज हैं जो ड्रग्स से दूर करती हैं उनके पास पता कीजिए, उनसे मिलिए, उनसे काउंसलिंग करवाइए, डॉक्टर्स से काउंसलिंग करवाइए, जो मेंटल हेल्थ के डॉक्टर्स होते हैं उनसे काउंसलिंग करवाइए, ताकि बच्चा जल्दी ही ठीक हो जाए। ना कि आपको भी बाद में ये सोचना पड़े मारा उसले बोले दा होंदा तो शैल होंदा, लेकिन देखो आज क्या हुई है। सो ऐसे लोगों को सोसाइटी से दूर मत कीजिए। और जो ड्रग पैडलर्स हैं जो इसका काम करते हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि भाई सुधर जाओ, वरना हमारी जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है एक एक को जो है छोड़ने वाली नहीं है, जो ड्रग्स लोगों में बेच रही है। और जितने भी ये मगरमच्छ या जितने भी ये ड्रग्स बेचने वाले हैं ना, ये सबको जो है एक ना एक दिन हवालात के पीछे होना ही होना है। सो आप खुद ही काम छोड़ दीजिए, अच्छी बात है। हमारे जम्मू के एसएसपी जोगिंदर जी बड़े कड़क अफसर हैं, उन्होंने जो जो लोग थे इन्वॉल्व उनको कैसे उन पे शिकंजा कसा है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ये चीज़ें छोड़ दें। तो हमारे जम्मू को मतलब मंदिरों का शहर है, उसको मंदिरों का शहर ही रहने दें। सर अगर आपको खुद को वन वर्ड में डिफाइन करना हो तो क्या होगा? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है ना, खुद को वन वर्ड में डिफाइन करना है। डोगरा पत्रकार। एट द एंड सर हमारी ऑडियंस को कुछ एडवाइस जो यंग देख रहे हैं। सबसे पहले तो भाई सब इनका चैनल फॉलो कर लो, थैंक यू। सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस में अपनी सजेशंस दो, जिनका भी इंटरव्यू कर रहे हैं सजेशन दो, ये सवाल हो सकता है, ताकि ये अगली बार उसको और अपडेट करे। दूसरा, यंगस्टर्स अपने आप को कभी भी ये मत सोचिए कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर मैंने भी ये सोचा होता तो मैं भी आज वहीं पे ऑफिस बॉय का काम कर रहा होता, चाय बना रहा होता। मेरे साथ वहाँ पर एक वाकया सुनाता हूँ। मेरे साथ वहाँ पर एक ऑफिस बॉय था, तो जब मैं थोड़ा थोड़ा कैमरे में हाथ डालता वो बोलता है तेरा काम नहीं है, अस ऑफिस बॉय होने हैं, मैं भी ऑफिस बॉय तू भी ऑफिस बॉय, साड़ा काम है चाह बनानी, ते चाह बनाने तक साड़ा काम है, ये ऊपर नहीं अस जाना है। डोगरी समझते हो ना? तो असें अगे नहीं जाना है, इन्ना की काम है साड़ा। मैं क्या अच्छा भाई। तो मैं उससे क्या मैं क्या नाम नहीं बताऊंगा उनका। मैं क्या जी तुस भी इधर हो मैं भी इधर हाँ, आने वाले 20 साल के बाद या 15 साल के बाद ये गल कर गए। और पता नहीं क्या हुआ, भगवान ने उस बंदे से मुझे मिलवाया। ये आज से कोई 3-4 साल पुरानी बात है। उस बंदे से मिलवाया, उसने कहा आशीष जी मैं उसकी वाइफ भी थी, बच्चा भी था। तो अपनी वाइफ को कहने लगा ए आशीष कोहली, हाँ हाँ मैं जाननी है, मैं न्यूज़ा देखनी है इंदी, तो तुझे पता है मैं तो इन्हें कट्ठे काम किया। तो वो आखर लगी क्या बोल रहा है, इन्हें कहाँ काम किया? तो मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा है भाभी जी, ये मैंने और इसने इकट्ठे काम किया है वहाँ पे। तो मैंने फिर उसने कहा कि मेरे को आज भी याद है आपने कहा था कि 10-15 साल के बाद मेरे को आप कहीं और देखोगे। सो आप अपने अंदर पूरा जोश रखिए, अपना एम्बिशन बनाइए, अपना एक फोकस होना चाहिए, आपका एक एम होना चाहिए, शिद्दत के साथ चीज़ को पाने की कोशिश कीजिए। आपका पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए चीज़ को पाने का, आप वो ज़रूर कर सकते हो। जैसे अभी मेरा एक पैशन है, मेरा एक जुनून है, मैंने पीएम का इंटरव्यू करना है। आप वो कभी ना कभी तो मैं करूँगा, और जिस दिन करूँगा आपको याद आएगा ये इंटरव्यू, लेकिन कभी ना कभी करेंगे। सो आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अपने शहर का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें,
अपने धर्म को आगे बढ़ाएं और फैमिलीज से मैं कहूँगा अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दें, सनातन धर्म की शिक्षा दें। सनातन धर्म में बहुत कुछ है। बड़े से बड़ा नशेड़ी आदमी को भी अगर आप हनुमान चालीसा डेली सुनाएंगे ना, वो 15 से 20 दिन के अंदर नशा छोड़ देगा। और ये प्रमाण है, अगर आप हनुमान चालीसा 15 से 20 दिन लगातार उसको पढ़ने को कहें या सुनाएं, वो बड़े से बड़ा नशेड़ी भी होगा, वो नशा छोड़ देगा। इतनी शक्ति है हमारे धर्म में। तो अपने धर्म को आगे बढ़ाएं और बाकी धर्म के लोगों को बोलूंगा, आप भी अपने धर्म को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को धर्म की तरफ आगे करें, ताकि हर एक को अपने धर्म की शिक्षा होनी चाहिए। थैंक यू सर, आप अपने प्रीशियस टाइम से थोड़ा थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोग दोनों से मिलके। और आप आगे बढ़ते रहो, कभी भी मेरे लायक कुछ काम हो प्लीज़ बताइएगा। आपको चैनल में किस चीज़ की कोई परेशानी आ रही होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू ठीक है, थैंक यू, राम राम। सर।